वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अबरार इलेक्ट्रिकल। अगर आप टाइप करेंगे अबरार इलेक्ट्रिकल भी यूट्यूब पे जाके तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अब नई सीरीज़ मैंने शुरू की है कि पावर साइट पे मेरे लेक्चर 550 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, शॉर्ट्स उसके अलावा हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ कि इमिग्रेशन कैसे हासिल करें, और उसमें सबसे पहले मैंने कनाडा को टेकअप किया है क्योंकि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है कनाडा का, और यूएसए का भी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम कनाडा, क्योंकि कनाडा जाना इस वक्त हॉटेस्ट टॉपिक है और कनाडा दुनिया में नंबर 1 कंट्री है जहाँ पर के कंफर्टेबल लिविंग और बिजली बच्चे की तालीम फ्री, सेहत हर चीज़ फ्री। तो इसलिए ज़्यादा इस वक्त जो रुझान है वो यही है और अच्छा रुझान है। तो अब मैंने इसमें दो किस्म की जो सीरीज़ जारी कर रहा हूँ। एक तो ये है कि जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे कनाडा का विज़िट वीज़ा लें, उनकी अपनी साइटों से कैसे स्टडी परमिट लें, कैसे दाखिले लें, कैसे इमिग्रेशन लें, इंजीनियर कैसे लें, ट्रेड में जो लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, अपने स्विच बोर्ड ऑपरेटर्स हैं, पावर सिस्टम ऑपरेटर हैं, इंजीनियर्स हैं। तो मेरा फोकस ज़्यादा ये जो है इमिग्रेशन में तो जनरलाइज है, लेकिन जो मैं इसमें इंजीनियरिंग वाला कंपोनेंट भी डाल रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर कि आपको लाइसेंस लेना होता है, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन, पावर सिस्टम ऑपरेटर, पावर इंजीनियर, ये सारों के सारों को जो लाइसेंस लेना होता है ट्रेड का, जिसमें कि आइल्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, बाज़ सूबों में नहीं है, तो उसके अंदर फिर आपको कैनेडियन इलेक्ट्रिक कोड पढ़ने पड़ते हैं और उसका कोर्स आप करेंगे तभी इम्तिहान पास करेंगे। और उसके लिए कैसे इम्तिहान के पास करने की इजाज़त कब मिलती है, उसको कहते हैं एग्ज़ाम क्वालिफायर। तो मैंने ओंटारियो एग्ज़ाम क्वालिफायर जो है लाइसेंसिंग, वो ऑलरेडी एक वीडियो लोड कर दी है। अब ये वीडियो में मैं दो चीज़ें चलाऊँगा। एक तो मैं चलाऊँगा कि इमिग्रेशन के मुतालिक होगी और वो सबके लिए होगी, और ये जो दूसरी सीरीज़ अभी मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, ये मैं कैनेडियन इलेक्ट्रिक कोड सामने लिखा हुआ है और सी उसके हिसाब से आपसे आपकी मुख्तलिफ़ क्लासों को समझाऊँगा और वाइट बोर्ड लेक्चर भी होगा, ताकि मैं दोनों चीज़ें आपको तैयारी की कराऊँ। और आप जो है अगर फुल कोर्स करना चाहते ही हैं, जब आपके और बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का आपका इनविटेशन आ जाए, या उससे 2 4 6 महीना पहले आप समझते हैं कि जाना ही है, तो फिर आप ये एक लॉन्ग टर्म कोर्स आपको करना पड़ेगा हमारे साथ। और वो जो लॉन्ग टर्म कोर्स होता है वो फिर उसकी डिटेल हम अलग से बता देंगे। लेकिन अगर ये कोर्स आप कनाडा में जा कर के करें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो कम से कम 1000 से $1,500 उसकी फ़ीस होती है। तो ज़ाहिर है यहाँ तो इतनी नहीं होने वाली। यानी आओ, इस वक्त मैं जो कैनेडियन इलेक्ट्रिक कोड में मैंने जो सेलेक्ट किया है वो ये है कि ये जो आर्टिकल है, ये जो क्लास है जिसको कहते हैं या रूल है, तो उसको ये है 26-252। अब इसके अंदर जो है ये इसका टॉपिक क्या है, इसका टॉपिक है ट्रांसफार्मर जो है ओवर करंट प्रोटेक्शन फॉर पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सर्किट्स रेटेड 750 वोल्ट और लेस अदर देन ड्राई टाइप। यानी कि ये ड्राई टाइप के बात नहीं हो रही है, मैंने सेलेक्ट किया है। लेकिन देखें वोल्टेजेस, ये जो वोल्टेजेस इनके हैं ना, उन पे मैं अलग मेरी वीडियोस हैं, लेकिन अभी मैं इस स्ट्रीम के तहत नई बना दूंगा कि कनाडा में कौन कौन से वोल्टेज है जो कि अमेरिका में भी अप्लीकेबल होंगे, सेम 100% सेम। और इलेक्ट्रिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हाउस वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग और कमर्शियल वायरिंग के हिसाब से, और फिर उनके जो वोल्टेज के कनेक्शंस हैं वो भी समझाऊंगा। तो ये जो वीडियो है इसकी सपोर्ट में एक और वीडियो जारी होगी जो कि मेरी क्लासरूम टाइप होगी। यानी कि इसमें जो बताऊंगा, मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। और सवाल ये जैसे 26 मैंने शो किए है, तो इसमें से ज़रूर एक आध दो सवाल, बल्कि ज़्यादा सवाल आते हैं इसमें से, ये ट्रांसफार्मर के बारे में मामला जो होते हैं आते हैं, उस सवाल को हम अलग से हल करेंगे, उसके भी वीडियो बनाऊंगा। तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन आपको अगर जब इम्तिहान देना है तो आपको पता है हर इम्तिहान से पहले तैयारी करनी चाहिए। अभी देखें कि ये एक रूल है, ईच अंडरग्राउंड कंडक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर फीडर और ब्रांच सर्किट सप्लाइंग द ट्रांसफार्मर शेल बी प्रोवाइडेड विद ओवर करंट प्रोटेक्शन रेटेड आर सेट एट नॉट मोर देन 150% ऑफ द रेटेड प्राइमरी करंट। अब मैं आपको जो मेरी वीडियो लेक्चर होगी क्लासरूम में उसमें बताऊंगा कि कैसे ये कैलकुलेशन करने हैं ये वाले, और कैसे का ये मतलब होगा कि बुकिश नहीं होगा। जो कनाडा में जो सर्किट है, कनाडा में जो ट्रांसफार्मर है, कनाडा में जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन कैनेडियन इलेक्ट्रिकल कोड में है या एनईसी अमेरिकन अमेरिकन
कोड जो होता है ना उसको NEC कहते हैं, उसमें US नहीं लगा होता, NEC कहते हैं। अगर कहीं आप नेट पे देखें NEC लिखा है तो आप उस साइट से हट जाएं, आप CC वाली उस पर रहें तो आप समझो कनाडा वाली साइट पे हैं। अगर NEC की बात हो रही है, कनाडा की साइटों में NEC की भी बात भी होती है, तो वो फिर NEC जो है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, वो जो है वो USA पे अप्लाई होते हैं, कनाडा पे नहीं होते। तो ये बात भी है, ये सब चीज़ें ज़ाहिर है आप सर्च करेंगे आपके घंटे सर्फ होंगे, तो मैं आपको बहुत ही समराइज़ करके बता रहा हूँ। तो टॉपिक आपको बता दिया। आप देखेंगे इस क्या मज़ीद कह रहा है, वेयर द रेटेड प्राइमरी करंट इस ट्रांसफार्मर इज 9 एम्पियर और मोर। अगर प्राइमरी करंट 9 एम्पियर या उससे ज़्यादा होगी तो इसका 150% ऑफ दिस does not correspond to a standard rating of a fuse or non-adjustable circuit breaker, the next higher standard rating shall be permitted। अब ये सब अंग्रेजी भी समझने की है। does not correspond to a standard मतलब ये कि इनके मैन्युफैक्चर के भी तो स्टैंडर्ड है ना। तो आपको मतलब क्या है, मैं आसान उर्दू में बताऊं कि अगर आपका 9 एम्पियर फर्ज करो कि करंट है और उसका 150% आप निकालें तो 15 और 9 को ज़रब करें तो ये हो जाएगा इसका 50% और ऐड कर दें 13.5 हो गया। अब अगर आपको 13.5 का फ्यूज़ मिल रहा है और ना ही सर्किट ब्रेकर मिल रहा है, तो फिर आप हायर रेटिंग जो होगी ना, वो भी टेबल इसी के अंदर मौजूद है। मैं उन टेबल पे भी जाऊंगा जब मैं आपको क्लासरूम टाइप बताऊंगा, मैं क्लासरूम में समझाऊंगा वाइट बोर्ड पे कैलकुलेशन, तो मैं आपको बताऊंगा उसका भी टेबल होगा। इसमें हर चीज़ का टेबल होगा और उसी टेबल के मुताबिक चलना होगा और इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि आप इम्तिहान पास हो जाएं। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में बहुत वायरिंग की है तो आप समझ लें कि आप जो है निगेटिव डेटम पे हैं, ज़ीरो पे भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो आप कोई भी स्टैंडर्ड ना फॉलो करते हैं ना, यहाँ पर कोई कोड है अभी तक तो कोई कोड नहीं है। ये इलेक्ट्रिसिटी रूल नहीं है, एक एक चीज़ की इसमें दिया हुआ है। इसमें ये दिया होता है कि आपके प्लग का फासला क्या होगा, प्लग वहाँ नहीं कहते, वो रिसेप्टिकल कहते हैं। वहाँ एक एक चीज़ की डायमेंशन दी होगी, गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो अब फिलहाल यहाँ पर क्या डज नॉट करस्पॉन्ड का मतलब मैं उर्दू में ये करूँगा, अगर बाज़ार में ना मिले, ज़ाहिर नहीं मिलने वाला 13.5 एम्पियर का, तो फिर क्या करें। फिर अगर फ्यूज़ हो या नॉन एडजस्टेबल ब्रेकर होते हैं ना, तो अगर वो आपके जो मोल्डेड केस वगैरह सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, MCBs लगे हुए हैं, उनकी बात कर रहा है, तो वो उससे टेबल में हायर पे जाएं। अभी टेबल कौन सा, मैं आपको टेबल बताऊंगा जब आपकी क्लास में वाइट बोर्ड पे करूंगा। अभी आप फिलहाल ये समझें कि कोड में क्या क्या प्रोविज़न है। सवाल इन्हीं पे बनता है। सवाल कैसे बनता है, वो सवाल ये होगा कि इफ़ the transformer primary current is 12 एम्पियर, ऐसे करके आएगा। तो देन अब होगा ए कि गो टू द सेलेक्ट द सर्किट ब्रेकर ऑफ द सेम रेटिंग। अब अगर वो नहीं है तो फिर सेलेक्ट नेक्स्ट हायर स्टैंडर्ड रेटिंग, फिर क्या होगा सेलेक्ट नेक्स्ट लोअर रेटिंग। और फिर या तो ये भी हो सकता है MCQ में कि डजेंट मैटर, यू कैन गो टू स्टैंडर्ड एंड सेलेक्ट एनी वन, नॉट नेक्स्ट हायर। तो इस तरह का MCQ होता है, वो MCQ की अलग प्रैक्टिस करेंगे। यानी इसमें जो हर क्लास है ना, इसके ऊपर मैं सवाल आपको बना के ज़बानी समझाता जा रहा हूँ। अब देखिए क्या है कि अगर 9 एम्पियर से करंट कम है, ठीक है, तो फिर ओवर करंट जो रेटेड है वो उसकी 167% ऑफ द रेटेड प्राइमरी हो गई। और फिर अगर ये लेस देन 2 एम्पियर है तो फिर 300%। आप देखें कि ओवर करंट डिवाइस रेटेड आर सेट नॉट मोर देन 300%। अब ये सारे कैलकुलेशन हम करेंगे वाइट बोर्ड पे और आपको समझाएंगे कि कैसे निकालेंगे आप। बज़ाहिर तो लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ेंगे खुद भी, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊँगा और ये सब फ्री में पढ़ा रहा हूँ और मेरा यही आदत है, यही सिस्टम है। An individual overcurrent device shall not be required where the feeder or branch circuit overcurrent device provides the protection specified in this rule। अब ये क्या है, ये भी मैं ड्राइंग बना के समझाऊंगा ये वाला। और अगर आपके सेकेंडरी पे प्रोटेक्शन नहीं है तो प्राइमरी के प्रोटेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी कैसे कैलकुलेशन होंगे। अगर सेकेंडरी पे भी है आपका सर्किट ब्रेकर या फ्यूज़, तो प्राइमरी साइड पे चॉइस होती है कि हो या ना हो, और फिर खाली फीडर पे हो सकता है। तो ये जो है ना, ये सब चीज़ें नक्शे से समझ में आएंगी, ड्राइंग से। ट्रांसफार्मर हैविंग ओवर करंट डिवाइस ऑन सेकेंडरी साइड रेटेड
और सेट एट नॉट मोर देन 125% ऑफ द रेटेड सेकेंडरी करंट। अब देखो सेकेंडरी पे कह रहा है 125%, ठीक है। और ये सारा का सारा फिर ये आप सारा आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ें ड्राइंग से समझाएंगे, लेकिन यार ये पहले पढ़ना, इनको समझना के लिए ड्राइंग्स और मेरी लेक्चर होंगे, और इसको समझना का मतलब इसको पढ़ करके याद करेंगे किसी हद तक। जिस वक्त मैं पढ़ाऊँगा उस वक्त भी ज़ाहिर रिपीट करूँगा, लेकिन अगर आप इन यहीं से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और स्टैंडर्ड जो होता है ये मैं 2021 से आपको पढ़ाऊँगा, जो कि लेटेस्ट है, और उसकी कीमत 400-450 डॉलर है कैनेडियन। तो ज़ाहिर है हम लोग तो नहीं खरीद सकते, हमारे बच्चे भी नहीं खरीदते। तो इस तरह आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको लेटेस्ट चीज़ों से पढ़ सकेंगे। अब ये देखें कि ये रेटेड सेकेंडरी करंट इज़ 9 एम्पीयर आर मोर एंड 125% ऑफ करंट डज नॉट करस्पॉन्ड टू स्टैंडर्ड और नॉन एडजस्टेबल, द नेक्स्ट हायर स्टैंडर्ड शेल बी परमिटेड। अब ये जो है ये सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगा। ट्रांसफार्मर इक्विप्ड विथ कोऑर्डिनेटेड थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन बाय द मैन्युफैक्चरर एंड अरेंज्ड to interrupt the primary current shall not be required to have an individual overcurrent device on the primary side if the primary feeder overcurrent device is rated or set at a value। अब ये देखें ये नई चीज़ें आ गई, ये सारी नई चीज़ें आ गई। ये अब ये आइटम ज़रूरी नहीं है कि जब मैं वीडियो लेक्चर दूं तो यहाँ तक भी करूं, क्योंकि वीडियो लेक्चर हो सकता है इसमें से 1 या 2 स्लाइड कवर करे, फिर दूसरा लेक्चर जो है वो बाकी स्लाइड करे। यानी कि ठीक ठाक मेहनत का काम है। मुझको भी फ़ायदा हो रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत चीज़ें नहीं मालूम थी मालूम हो रही हैं। और बिल्कुल ये समझें कि मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि 100% जो है ना ये CEC कनाडा की जो ऑफिशियल कोड्स हैं वो मेरे पास जो हैं वो मैं वहाँ से आपको दे रहा हूँ। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगी आपके लिए सारी चीज़ें। और अगर आप ये सारी चीज़ें समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, आप तैयारी कर लें, और आप वीज़े के बारे में कोई मालूमात और इसकी जो है किस तरह से प्रोसेस होता है इनविटेशन के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, एग्ज़ाम का इनविटेशन कैसे मंगाना है, तो आप ये tdconsultant.global इसके ऊपर आप ईमेल कर सकते हैं। तो ये डेटा एंट्री फॉर्म है, डेटा मैनेजमेंट फॉर्म है, डेटा एनालिटिक्स है, रिसर्च PhD में लोगों की हेल्प करती है। तो फिर ये जो है आपको बताएंगे कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या करना है। बाकी एजुकेशन जो है वो फ्री हम आपको दे रहे हैं सारी की सारी। तो ये इसी का नाम इसलिए रखा है डू इट योर सेल्फ इमिग्रेशन। तो फिर ये आपको पूरा बताएंगे। तो ये कंसल्टेंसी नहीं है, बल्कि ये समझ लें कि हम आपको एजुकेशन कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। कंसल्टेंट डज नॉट एम्पावर यू टू डू इट योर सेल्फ। कंसल्टेंट जो है वो आते हैं ना, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट भी आते हैं, तो आपको थोड़ी बैठ के पढ़ाते हैं। वो तो आपको बता देते हैं यार ये ब्रेकर ये ब्रेकर ये ब्रेकर, उसके बाद तो हम लोग खुद पढ़ते हैं ना, खुद सीखते हैं ना। तो इसी तरह जो कंसल्टेंट कोई भी होगा तो वो ये उसकी ड्यूटी नहीं है कि आपको पढ़ाए वो, क्योंकि वो तो इंजीनियर नहीं है ना, वो तो कोई इंटर या BA पास आदमी होता है ना नॉर्मली 90%, चलो BBA होगा, तो वो तो आपकी बात भी नहीं समझता। हमारे जो इंजीनियर जो हैं जब इस तरह की चीज़ लोगों को हायर करते हैं तो वो तो बात भी नहीं समझता, पता नहीं किस बात के पैसे देते हैं हमारे जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। क्या एक आदमी का आपको पता है कि वो तो समझ ही नहीं रहा कि डॉक्टर होता क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता क्या है, तो आप समझते हैं कि वो आपका काम हो जाएगा। कोई भी इन लोग की से नहीं होती किसी कंसल्टेंट की इमिग्रेशन के मामले में। वो सब बताते हैं हमारी कोई से नहीं है, हमारा कोई कौंसल से रब्ता नहीं है, कौंसलेट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई उनके पास ऐसी चीज़ नहीं होती। हाँ वो मेहनत करते हैं, वो ढूंढते हैं, आप नहीं करते तो आप फिर उनकी मदद लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई फिर आपको जो है 5 लाख रुपए दे दें, 10 लाख रुपए दे दें, यही जो है ये सारी चीज़ों के 5 लाख 10 लाख रुपए कोई बात नहीं है। तो भाई वो मेहनत कर रहे हैं तो ले रहे हैं, तो वो उनको थोड़ी मैं कुछ कहूँगा। लेकिन मैं आपको तो एम्पावर करना चाहता हूँ कि आप लोगों के पैसे बचें, आप कम से कम पैसे खर्च करें। सिर्फ फॉर्म डेटा एंट्री का टाइम नहीं है, और बहुत सी निटी गिरिटी चीज़ें हैं, अपलोड करनी है चीज़ें। तो मुझे भी अगर कोई फॉर्म अपलोड करना हो जाता है और मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं फिर अपने इतने स्टूडेंट हैं कोई ना कोई को बुलाता हूँ, वो मेरा काम कर देते हैं, सारी चीज़ें मेरी अपलोड कर देते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं आता है तो फिर आप उसको किसी इतने बड़े आदमी से कराएं कि उसको फीस दें 10 लाख 5 लाख, 2 4 10 15 20 25 हज़ार, तो बात अलग है। लेकिन यहाँ तो मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं लाखों, हमने तो कभी किसी से फॉर्म भराया ही नहीं, सारे फॉर्म खुद भरे, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट विजिटर इमिग्रेशन सिटीजनशिप सभी खुद भरे।
तो आप लोग क्यों नहीं भर सकते? आप भरें, डू इट योर सेल्फ।